सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 7th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही 6 पार्ट्स के वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उन्हें देखें तो जाके आज वाला पार्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट का। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड में हमने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया। सोडियम कार्बोनेट मिलाया तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा वो आपको बताना है। इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया तो कौन सा गैस इवॉल्व आउट होगा, बाहर निकलेगा, उसका नाम बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तब तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। पहले हम लोग बात करेंगे सोप्स का। सोप्स क्या है? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड। तो लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का जब सॉल्ट अटैच होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल देखिए C17H35COONA, ये एक एग्जांपल है किसका, सोप का। तो इसमें आप देखिए तो पहले CH3 होगा, फिर CH2 होगा, CH2 ऐसे बहुत बार होगा, लास्ट में COONA होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पहले देखिए लॉन्ग चेन है जिसके साथ क्या अटैच है, COONA अटैच है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बाय सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग चेन को। तो देखिए COONA जो है हमारा, यहां पे अगर आप देखें तो इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। हाइड्रो का मीनिंग क्या है, वाटर है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिंग मतलब लविंग कह सकते हैं आप। ठीक है, वाटर लविंग एंड है ये। ठीक है, क्यों है वाटर लविंग एंड? इसका रीजन है, देखिए ये क्या है, ये आपका पोलर नेचर यहाँ शो कर रहा है। CO में माइनस चार्ज है, Na पे प्लस चार्ज है। तो ये ऐसा पार्ट है जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है ना। ये एक ऐसा पार्ट है इस लॉन्ग चेन का जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये पोलर है और वाटर भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, डिजॉल्व लाइक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड है, जो वाटर लविंग एंड है, वो पोलर नेचर का है और अब हमारा जो वाटर है वो भी पोलर सॉल्वेंट है। यानी कि ये वाला पार्ट वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, मतलब इस पार्ट को वाटर अच्छा लगेगा, सिंपल सा बात है। इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग एंड बोलते हैं। पर अगर हम इसके अलावा जो लॉन्ग चेन है उसका बात करें तो इसको हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। फोबिया यानी डर होता है ना, सुना ही होगा आपने, फोबिया मतलब डर होता है। तो हाइड्रो मतलब यहाँ पे फिर वाटर ही होगा। हाइड्रो का मीनिंग वाटर, यहाँ फोबिया मतलब हेटिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, वाटर हेटिंग है ये एंड। क्यों वाटर हेटिंग है? क्योंकि यहाँ पे ये पोलर नेचर का नहीं है ये एंड। जब इसमें ये पोलर नेचर का नहीं है तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये वाटर से दूर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसको वाटर में डालेंगे, हमने सोप को, मान लीजिए इस सोप को पानी में डाला, तो देखिए क्या होगा, इस टाइप का यहाँ पे मिसल फॉर्मेशन होगा, मिसल का फॉर्मेशन होगा वाटर के अंदर। क्यों होगा देखिए, अब जितने भी ये आपको सर्कुलर एंड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वाटर फिलिक एंड है, ये पोलर एंड है उस मॉलिक्यूल के, सोप के मॉलिक्यूल के। तो वो तो वाटर को प्यार करेंगे, वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंड। पर ये सब जो बाकी जो आपका बचा हुआ है पार्ट, लॉन्ग चेन जो है हमारा, वो तो नॉन पोलर है, वो पोलर नेचर का है नहीं, तो वो वाटर में डिजॉल्व होगा नहीं। वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आपस में इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम मिसल बोलते हैं, ताकि जो है वाटर एंटर ना कर सके, इनके पास ना आ सके, मतलब ये वाटर से दूर जाते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेशन को हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। इनके जो आपके लॉन्ग चेन वाले जो एंड्स हैं वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे के नजदीक इतना आ जाते हैं कि क्या होता है कि वाटर वहां नहीं आ पाता है। ठीक है, और इस फॉर्मेशन को हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। इसी की मदद से जो है आपका सोप जो है क्लीन करता है, किसी भी डर्ट को, ऑयल को जब रिमूव करता है, इसी फॉर्मेशन के कारण, ये मिसल फॉर्मेशन के कारण। अगर मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा,
तो वो ऑब्जेक्ट का जो डर्ट है वो क्लीन नहीं होगा। वो कैसे करते हैं, वो करता है सोप, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया होगा ये हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफिलिक एंड क्यों? क्योंकि ये पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वाटर में डिजॉल्व हो सकता है ये एंड। पर ये बाकी जो एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, क्यों? क्योंकि ये पोलर नेचर का नहीं है, नन पोलर है। नन पोलर एंड भी इसको बोल सकते हैं, इसको आप पोलर एंड, नन पोलर एंड भी बोल सकते हैं। ये नन पोलर है मतलब ये वाटर में डिजॉल्व होगा नहीं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो वाटर से दूर जाएगा, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखा, आपको मिसल फॉर्मेशन समझ में आया कैसे होता है। अब इस मिसल फॉर्मेशन की मदद से हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये क्लोथ है, ठीक है, ये क्लोथ का पीस है या क्लोथ है, इस पे आप ऑयल लगा हुआ है, डर्ट लगा हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग डर्ट का बात करते हैं तो जनरली ऑयल बेस्ड डर्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसके ऊपर जब साबुन लगाइएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड था वो देखिए कहाँ कहाँ अट्रैक्ट होगा। पहले तो अगर वहां पे आप हम लोग बात करें तो ये ऑयल है, ऑयल भी क्या है? नॉन पोलर नेचर का है। ऑयल भी क्या होता है? नन पोलर नेचर का होता है। और ये भी क्या है? ये भी नन पोलर नेचर का है। यानी कि क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अट्रैक्ट होगा ऑयल की तरफ। क्या होगा? ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन सा एंड? हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड अट्रैक्ट होगा ऑयल की तरफ और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। दिखता नहीं है पर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, सेम चीजें सेम चीजों में डिजॉल्व होते हैं। एक जैसे नेचर वाले ही कंपाउंड्स कह सकते हैं एक दूसरे में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर पानी डालिएगा या उसको पानी में डुबाइएगा तो क्या होगा? देखिए अब हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो तो ऑयल से अटैच हो गया, पर हाइड्रोफिलिक एंड को क्या करना है? हाइड्रोफिलिक एंड तो वाटर से डिजॉल्व होगा, वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि जैसे यहां पे आपके हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं इस पे तो चिपके हुए थे, पर हाइड्रोफिलिक एंड जो है आपका वो क्या होगा? वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जो आप जिस वाटर में उसको डाल रहे हैं तो अब वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? देखिए ये वाला पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ऑयल जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो ऑयल को लेके धीरे धीरे जो आपका जो मिसल फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मिसल फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पानी के साथ ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वाटर जैसे मान लीजिए इधर से आपने पानी डाला तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो पानी के साथ जो है ये वाला पार्ट जाने का कोशिश करेगा। और क्योंकि आपका जो नीचे वाला पार्ट है, जितने भी हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, वो ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो वो ऑयल में अटैच होके रहना चाहेंगे। मतलब जब आप वाटर एकदम तेजी से मारिएगा उस पे तो क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड था वो क्या हुआ? वो तो वाटर के साथ निकल गया, पर हाइड्रोफोबिक एंड ने भी ऑयल को छोड़ा नहीं, ऑयल के साथ वो चिपके रह गए। और क्या हुआ? वाटर के साथ वो ऑयल भी, डर्ट भी जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा मतलब जल्दी से देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले जैसे ही हमने इस पे सोप लगाया तो क्या हुआ कि जितने भी आपके कौन से एंड थे, हाइड्रोफोबिक एंड थे, वो वाटर से दूर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो नन पोलर नेचर के हैं, पर उनको एक नन पोलर कंपाउंड मिल गया जो कौन सा है? ऑयल है। तो इसलिए वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ऑयल में चिपक गए आप कह सकते हैं। इसके बाद जब हमने उसमें वाटर दिया तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना, पोलर पार्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व होने लगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। फिर जैसे ही वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो वाटर के साथ फ्लो होने लग जाएगा
और हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो ऑयल को छोड़ने वाला तो है नहीं, तो वो ऑयल को साथ लेके निकल जाएगा बाहर, किसके साथ? पूरा मिसल के साथ, ठीक है। और इस तरह से जो मिसल है ये हर जगह फॉर्म होगा आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। जहां जहां पे डर्ट होगा, जहां जहां पे डर्ट होगा हर जगह मिसल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, आई होप समझ में आ गया होगा। पहले सोप के बारे में देखा, एक छोटा सा इंट्रो, इसके बाद मिसल कैसे फॉर्म होता है, क्लींसिंग एक्शन क्या है सोप का, सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज और है यहाँ पे, क्या है कि जो सोप है वो हमेशा वर्क नहीं करता है। क्या प्रॉब्लम है ना कि सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। सोप किस में वर्क नहीं करता है? हार्ड वाटर में सोप वर्क नहीं करता। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कैसा वाटर? जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, उस वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और उस वाटर में जो सोप है वो वर्क नहीं करता। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब सोप ही जो है क्लोथ से डर्ट साफ कर रहा था, अब सोप काम करने ही नहीं लगा, तो क्या करें? तब एक नया कंपाउंड का वहां पे फॉर्मेशन किया गया जो हार्ड वाटर में भी वर्क कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट्स बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंट्स का, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये भी लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट है ये सोप से। या फिर अगर हम इसका दूसरा देखें तो ये भी डिटर्जेंट है और ये भी डिटर्जेंट होता है। क्या है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयंस ETC, ठीक है। क्लोराइड ब्रोमाइन आयंस के अमोनियम सॉल्ट भी क्या होते हैं? उनको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस जो है वो आता है एग्जाम में, ठीक है। वो अभी हम करेंगे, पर उससे पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक है NCERT बुक, उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक्टिविटी दिया हुआ है जिससे आप सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस बता सकते हैं। तो क्या करना है हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, 4 ले लीजिए, ठीक है। 4 टेस्ट ट्यूब लेना है। तो एक में हम लोग क्या डालेंगे? डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे में डालेंगे हार्ड वाटर। मतलब आपका जो वाटर है हैंड पंप का वाटर आप कह सकते हैं, या डिस्टिल्ड वाटर डाला, इसमें भी आप डिस्टिल्ड वाटर डालिए, या रेन वाटर आप कह सकते हैं, रेन वाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या डाला हमने? हार्ड वाटर डाला। अब इन दोनों में हमने सोप डाला, ठीक है। इसमें आपका वाटर है डिस्टिल्ड, हार्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, हार्ड वाटर। इन दोनों में हमने सोप डाला और इन दोनों में क्या डाला? डिटर्जेंट, ठीक है। सोप डाला और डिटर्जेंट डाला। अब देखिए क्या होगा कि जब, और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको मिक्स करेंगे, सोप डाल के मिक्स करेंगे, डिटर्जेंट डाल के मिक्स करेंगे। जब हमने सोप डाल के मिक्स किया इसमें डिस्टिल्ड वाटर में या रेन वाटर में कहिए, तो वो इवनली मिक्स हो गया बिल्कुल। पर जैसे ही हमने हार्ड वाटर में उसको मिक्स किया तो क्या हुआ? यहाँ पे मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। अभी हमने बताया था स्कम क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कब फॉर्म होता है? जब हम सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं। इसका मतलब कि सोप हार्ड वाटर में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, ये एक्टिविटी बता रहा है। अगर हम फिर से इसमें डिटर्जेंट डालें, किसमें? डिस्टिल्ड वाटर और हार्ड वाटर में, उसके बाद जब उसको हम इवनली मिक्स कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि दोनों में से किसी भी केस में स्कम फॉर्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटर्जेंट है, चाहे सोप हो, चाहे डिस्टिल्ड वाटर हो या हार्ड वाटर हो, डिटर्जेंट दोनों में ही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए पूछ लेता है एग्जाम में कि एक एक्टिविटी बताइए जिससे कि आपको 2 केमिकल दिया गया है, एक सोप है और एक डिटर्जेंट है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सोप है और कौन सा डिटर्जेंट है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम हार्ड वाटर ले लेंगे। हार्ड वाटर कहाँ से लाएंगे? हैंड पंप से, है ना। हैंड पंप का वाटर लेते आएंगे, हार्ड वाटर लेते आएंगे, और दोनों में क्या डाल देंगे? एक में हमको डालना है सोप, दूसरे में डालना है डिटर्जेंट। जिसमें स्कम फॉर्म हो जाएगा वो सोप होगा, और जिस केस में स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा वो डिटर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्टिविटी। अब देखिए सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस जो है
आता है एग्जाम में 2 मार्क में आता है जनरली, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, सोप का जो डेफिनेशन है, डिटर्जेंट का जो डेफिनेशन है, पहला तो पॉइंट वहीं से बन गया। इसके बाद आप इन तीनों में से जो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसी को आप लिखना पसंद कीजिए। अगर मान लीजिए कभी ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, तो आप अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं। जनरली जो सोप है उसका डेफिनेशन लिखिए, डिटर्जेंट का डेफिनेशन लिख दीजिए। इसके बाद जो आपका सोप का क्लींसिंग एक्शन है वो कहाँ पे वर्क करता है, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में करता है, या फिर आप कह सकते हैं दे वर्क ओनली लिखा है, दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। पूरी तरह से प्रॉपरली जो वर्क है सोप का वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में मिलता है। सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। अब अगर हम बात करें डिटर्जेंट का, तो वर्क प्रॉपरली इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, दोनों में करेगा वो वर्क, चाहे सॉफ्ट वाटर दे दीजिए चाहे हार्ड वाटर दे दीजिए। यही हमको यहाँ पे ये एक्टिविटी बता रहा था, ये सॉफ्ट वाटर था, ये हार्ड वाटर था, दोनों में ही डिटर्जेंट इवनली जो है सॉल्व, मतलब कि सॉल्युबल हो गया, डिजॉल्व हो गया आप कह सकते हैं। इसके बाद अब अगर हम सोप का बात करें, तो अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हार्ड वाटर में, तो इसका कहने का क्या मतलब है, इट हैज रिलेटिवली वीक क्लींसिंग एजेंट एक्शन। जो आपका सोप है उसका वीक क्लींसिंग एक्शन होगा, ठीक है, मतलब उसका जो क्लींसिंग एक्शन है वो कमजोर है रिलेटिवली किसके, डिटर्जेंट के। डिटर्जेंट का क्या होगा, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन, ठीक है। क्लींसिंग एक्शन जो डिटर्जेंट का है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी ना हार्ड वाटर में भी वर्क कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। सोप्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। भले ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं आपके हार्ड वाटर में, पर ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे नेचर को कोई नुकसान नहीं है। पर डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे ही हम कोई अपडेट डालते हैं तो वो क्या होता है कि पॉल्यूटेंट बन जाता है। जैसे हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का बात करते हैं, तो मैन्योर्स क्या करते हैं, वो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं पर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं सॉइल में। पर जैसे ही हम वहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं सॉइल का, पर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो पॉल्यूशन करने लग जाते हैं। ऐसा होता है जब भी ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो जब भी कोई अपडेट लाता है किसी भी चीज में, तो वो क्या करता है, वो पॉल्यूशन करने लग जाता है। ये पहले बायोडिग्रेडेबल था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था सही से, अब ये वर्क सही से कर रहा है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नेचर के लिए हार्मफुल है, पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट फिनिश कर लिया। अब वक्त है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था। तो ये क्वेश्चन क्या था कि इथेनोइक एसिड में अगर हम सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो क्या रिलीज होगा, मतलब कौन सा गैस रिलीज होगा। तो आप इथेनोइक एसिड का अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड एक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। और क्योंकि वो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के केस में हमको याद है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस रिएक्शन को देखने के लिए आप पिछली वीडियो पे जा सकते हैं जो कि पार्ट 6 की है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें एकदम डिटेल में मैंने समझाया है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज होता है, ठीक है।